हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लोटस अकेडमी चैनल पर आपका मोस्ट वेलकम है स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको चैप्टर हिस्ट्री का। हिस्ट्री स्टूडेंट्स, कई बार हमारे मन में ये रहता है कि हिस्ट्री बहुत टिपिकल सब्जेक्ट है, बहुत टफ सब्जेक्ट है, और रियली वास्तव में टफ है। अगर हम उसको इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ें, अगर हम उसमें फैक्ट्स को, प्रैक्टिकली चीज़ों को जोड़ते चले जाएँ, तो मैं समझता हूँ वो ईजी हो सकती है। आप अगर एक क्रीमिंग स्टाइल में उसको पढ़ेंगे, रटने वाली स्टाइल में, तो शायद आप उसको उन सारे फैक्ट्स को लर्न करने में प्रॉब्लम फेस करेंगे। बट मेरा मानना है कि आप स्टोरी से जोड़ के देखिए किसी भी चीज़ को। जब आप जोड़ के देखेंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती चली जाएगी। ओके स्टूडेंट, आप जानते हैं कि हमें देखना क्या है, हमें जानना क्या है, अच्छे तरीके से हम समझते हैं, और हमारे मेन पॉइंट्स क्या होते हैं, उन पॉइंट्स को हमको डिस्कस करना होता है। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बुक फर्स्ट है हिस्ट्री, यानी कि इतिहास। जो घटना है बीत गई, जो घटना है गुजर गई, वो हमारा क्या बन जाती है? इतिहास बन जाती है। और जो इतिहास बन जाती है, इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं? ताकि हमें अपने जीवन में नेक्स्ट कैसे इम्प्रूव करें हम अपनी लाइफ में, और कौन सी गलतियाँ ना करें, कौन सी गलती हमारे पूर्वजों ने की, हमारे एंसेस्टर ने की, जिसकी वजह से उन्हें खामियाजा उठाना पड़ा, हम उन गलतियों को ना दोहराएं। और वैसे भी किसी भी बिल्डिंग की, इमारत की, जब तक आप उसकी फाउंडेशन अच्छी नहीं होगी, उसके इतिहास को नहीं जानोगे, किस तरह की कंक्रीट पर टिकी हुई है, तब तक बिल्डिंग के ऊपर निर्माण करना आई थिंक बहुत मुश्किल काम होता है। ठीक ऐसे इतिहास का होता है, जिस देश का कोई इतिहास नहीं होता है, जिस देश का कोई प्रेरणा नहीं होता है, वहाँ की जनरेशन का भविष्य डार्कनेस में होता है। इसीलिए इतिहास पढ़ाया जाता है। आप अपनी कंट्री को जानो, अपनी कल्चर को जानो, अपनी सभ्यता को जानो, अपने पूर्वजों को जानो, प्राउड करो, एक गरिमामय और एक अपनी संस्कृति को प्रमोट करने के लिए आप भी हिस्ट्री में अपना योगदान दो। इसलिए हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। ओके, हिस्ट्री हमारे वजूद को बना के रखती है। हिस्ट्री ऑलवेज मेंटेन्स द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी कंट्री। इसलिए कह नहीं सकते। पहला चैप्टर हिस्ट्री का, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ? राइज बने, उठना तो होता ही है, लेकिन यहाँ पर हम कहेंगे उदय होना, शुरुआत होना। नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद इन यूरोप के देशों में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, हम इस पर डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। और हम यहाँ पर पढ़ेंगे द कंटेम्प्रेरी वर्ड्स, इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ड्स। इंडियन कंटेम्प्रेरी वर्ड्स का मतलब सिंपल सा हुआ कि भारत और समकालीन देश, समकालीन विश्व, समकालीन दूसरे क्षेत्रों में क्या हुआ था। जैसे मान लीजिए हमारे देश में एक संस्कृति डेवलप हो रही थी, तो क्या वो संस्कृति दूसरे देशों में भी डेवलप हो रही थी? क्या इंडिया में ही वो संस्कृति थी? इसीलिए हम एक कंपैरेटिव वे में उन चीज़ों को स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देखिए चैप्टर आपको कह रहा है द राइज ऑफ नेशनलिज्म। मैं इसका मीनिंग फिर से क्लियर कर रहा हूँ। नेशनलिज्म का मतलब होता है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का मतलब होता है अपने देश से प्रेम करना, अपनी संस्कृति से प्रेम करना, अपने देश के लिए जागरूक होना, अपने निजी और व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर अपने देश के बारे में सोचना, देश के बारे में विचार करना, लोगों के अंदर एक जागरूकता डेवलप करना, अपनी कंट्री के लिए, अपने देश के लिए, अपने मुल्क के लिए, राष्ट्रवाद कहलाता है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इंडिया के सेंस में, अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो 1947 में जो हमको फ्रीडम मिली, क्या वो मिली होती फ्रीडम अगर हमारे पूर्वजों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना नहीं आती? गुलाम तो बहुत समय से, गुलाम तो अगर देखेंगे तो स्टूडेंट्स 9वीं 10वीं शताब्दी से गुलाम होते चले हैं। इससे पहले लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना नहीं आई। 1947 में हमें आज़ादी मिली। क्यों? 1857 10 में 1857 1857 से जब हमारे देशवासियों के अंदर एक राष्ट्रवाद की भावना आई, यानी कि हमारे परिवार के अलावा दुनिया में अगर कुछ इंपॉर्टेंट होता है तो हमारा देश होता है, माय डियर स्टूडेंट्स। और देश से बढ़ के कुछ नहीं होता, नथिंग। सोल्जर्स जानते हैं इस बात को, जो देश की सेवा के लिए अपने तन मन सबको निशावर कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, समझना ये है राष्ट्रवाद यूरोप। देखिए स्टूडेंट, अब यूरोप को बताने से पहले मैं आपसे कुछ बताना चाहूँगा कि दिस वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू 7 कॉन्टिनेंट्स। ये दुनिया 7 महाद्वीपों में बटी हुई है।
आप जानते हैं यूरोप महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, अंटार्कटिका महाद्वीप है। 7 महाद्वीप है। हम 7 की बात नहीं करेंगे, हम एशिया की बात नहीं करेंगे, हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात नहीं करेंगे, अफ्रीकन, अमेरिकन और अंटार्कटिका की बात नहीं करेंगे। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक्स अबाउट यूरोप, ओनली यूरोप। अब यूरोप में अगर हम काउंट करें कितने कंट्रीज स्टूडेंट, तो देखेंगे हम 40+ कंट्रीज यूरोप के अंदर हैं। उन सब 40+ कंट्रीज को कलेक्टिव तरीके से मिलाकर यूरोप बना, जिसमें आप पढ़ोगे जर्मनी के बारे में पढ़ेंगे, आप इटली के बारे में पढ़ेंगे, आप हंगरी के बारे में पढ़ेंगे, ऑस्ट्रिया के बारे में पढ़ेंगे आप, और आप इंग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, स्विट्जरलैंड के बारे में पढ़ेंगे, आयरलैंड के बारे में पढ़ेंगे आप स्टूडेंट्स, रसिया के बारे में आप पढ़ेंगे। ये सारी कंट्रीज यूरोपियन कंट्री कहलाती है डियर। इन कंट्रीज़ में किस तरीके से व्यवस्था चल रही थी समाज की, किस तरीके से लोग ज़िंदगी जी रहे थे, क्या वहाँ की पॉलिटिकल सिस्टम था, क्या वहाँ का सोशल सिस्टम था, वहाँ का इकोनॉमिक सिस्टम क्या था, लोगों की जीविकोपार्जन का साधन क्या हुआ करता था, तमाम इन इशूज़ पे आज हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स। देखिए हम बात करेंगे जब यूरोप में सभी देश, चाहे जर्मनी हो, इटली हो या कोई दूसरा देश हो, जिसको अवसर मिलता था वो एक दूसरे पे कब्जा कर लेते। स्टूडेंट्स एक ऐसी व्यवस्था थी जैसे मान लीजिए जंगल राज, जहाँ पर माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास पावर है तो आप डोमिनेंट हो सकते हैं, किसी पर हावी हो सकते हैं, किसी पर अपना प्रभाव बना सकते हैं, कोई आपको रोकने वाला नहीं था। आप अपनी आर्मी ले जाके दूसरी कंट्री पर अटैक कर देते हैं और दूसरे राजा को हरा करके या उसको मार के उसकी सारी सत्ता अपने हाथ में ले सकते हैं। ये सिस्टम चला करता था और गुलामी वाला सिस्टम था, स्लैवरी सिस्टम था स्टूडेंट। तो यूरोप के कुछ देश जैसे फ्रांस था, इंग्लैंड था, उस समय यूरोप रसा भी था। लेकिन हम बात करेंगे स्टूडेंट फ्रांस के बारे में। सबसे बात करें, फ्रांस वाज द फर्स्ट कंट्री जिसने अपने अंदर राष्ट्रवाद की फीलिंग को डेवलप किया, क्योंकि वहाँ के विद्वान लोग कहते हैं एक इंसान दुनिया नहीं बदल सकता। एक इंसान दुनिया तो नहीं बदल सकता, लेकिन दुनिया के लोगों की विचारधारा बदल सकता है, और जिसकी विचारधारा बदल गई तो दुनिया बदल दी हमने उसकी। देखिए स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं यूरोप में, फ्रांस में कई स्कॉलर्स, विद्वान इकट्ठे हुए, राइटर्स इकट्ठे हुए, जो सोशल वर्कर्स थे वो इकट्ठे हुए। उनमें सब में फीलिंग्स आई कि भाई ऐसे कैसे चलेगा, हमारे देश में एक डायनेस्टी सिस्टम चला आ रहा है, एक राजा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, मतलब लगातार राजा का बेटा ही राजा बन सकेगा, उसके पास ही एक लीगल राइट है, बाकी किसी के पास कोई राइट नहीं है। दिस वॉज नॉट गुड, द पीपल कैन नॉट जस्टिफाई दिस थिंग। लोग इसको सही नहीं कह सकते। लोगों में फीलिंग्स आने लगे, जज्बात आने लगे, इकट्ठे होने लगे, अपने देश के बारे में विचार करने लगे, अपने व्यक्तिगत हितों से दूर आकर सामाजिक और राष्ट्रीय हितों के बारे में सोचने लगे। और जब उन्होंने देश के बारे में सोचा कि हम अपने फ्रांस में डायनेस्टी सिस्टम खत्म करके क्यों ना हम एक डेमोक्रेटिक सिस्टम बनाएं, एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था बनाएं, जिसमें हर व्यक्ति को राइट हो, ना उसकी बर्थ के आधार पर, ना उसकी रेस के आधार पर, यानी कि रेस बोले तो नस्ल, जाति, धर्म, मजहब, किसी भी आधार पर इंसान के संग कोई पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, पक्षपात नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसे विद्वानों ने अपने विचार दिए। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले यूरोप के, मैं बता दूं स्टूडेंट्स आपको, फ्रांस एक ऐसा देश था, ओके माय डियर, जिसने सर्वप्रथम अपनी राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय भावना को डेवलप किया। ओके, अब जब राष्ट्रीय भावना को डेवलप किया तो लोग जागरूक होंगे। जैसे सपोज करो आपका इंडिया है, इंडिया में हर व्यक्ति सेल्फ सेंटर्ड बन जाए, मतलबी बन जाए, स्वार्थी बन जाए, क्या होगा? आज हमारे बॉर्डर क्या सुरक्षित रहेंगे? हमारा देश अंदर से क्या सुरक्षित रहेगा? नहीं। देखिए मैं मानता हूँ 100 में 100 लोग नहीं सोच सकते देश समाज के बारे में, 1-2% तो सोच सकते हैं, उन्हीं से हमारा देश गौरवान्वित होता है। इतिहास में क्यों केवल कुछ लोगों का नाम आता है दुनिया में, जबकि कितनी पॉपुलेशन है?
आप इंडिया में देखिए, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट populated country of the world, and after some time you will find that India will emerge as the first country in the world in population. But अगर राष्ट्रपिता की भावना जिस देश की नौजवान पीढ़ी के अंदर नहीं होगी तो वो देश प्रोग्रेस नहीं कर सकता डियर स्टूडेंट्स, नहीं कर सकता, क्योंकि जिसने अपनी कल्चर, अपनी सिविलाइजेशन को फॉलो नहीं किया, उसको मिटने दिया, तो उसका अस्तित्व मिटने में ज़्यादा समय नहीं लगता। ये फीलिंग्स डेवलप की गई, ये फीलिंग्स फ्रांस में डेवलप की गई। फ्रांस में एक महाविद्वान हुआ, आर्टिस्ट हुआ, एक पेंटर हुआ, एक कलाकार हुआ, जिसने एक दुनिया को नया आइडिया दिया। माय डियर, आपको बहुत खुशी होगी स्टूडेंट जब ये जानोगे आज जो दुनिया के अंदर प्रजातंत्र व्यवस्था है, जमहूरियत व्यवस्था है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जो रिपब्लिक सिस्टम है, हम 26 जनवरी 15 अगस्त को हम एक नेशनल फेस्टिवल के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। आपको खुशी होगी ये सबसे पहला आइडिया किस व्यक्ति ने दिया, मैं आज उसका नाम बताने जा रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, पहला पॉइंट है इन 1848 फ्रेडरिक सोरियो, 1848, ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 1848 में फ्रेडरिक सोरियो नाम का एक महान कलाकार था। ओके माय डियर, कलाकार से मतलब मैं कोई फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले कलाकार की बात नहीं कर रहा, वो यहाँ पर वो कलाकार होते हैं, उनके साथ वो भी कलाकार कहलाते हैं जो पेंटर्स अपनी पेंटिंग्स करते हैं और भी कार्य करते हैं। इनकी फ्रांस का बहुत बड़ा एक कलाकार था, उसने क्या किया, प्रिपेयर्ड ए सीरीज ऑफ 4 प्रिंट विजुअलाइजेशन, हिज ड्रीम ऑफ वर्ल्ड। वेरी सुंदर, वेरी नाइस। देखिए उसने क्या कहा, उसने प्रिपेयर्ड सीन्स ऑफ 4 प्रिंट विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन माने होता है किसी चीज को चित्र के द्वारा प्रदर्शित करना, चित्रांकन करना। आप देखिए दुनिया की हर बिल्डिंग, दुनिया की हर वस्तु इस दुनिया में आने से पहले विचार में हमारे होती है। हर चीज का विचार हमारे अंदर एग्जिस्ट होता है, तभी वो चीज हकीकत में आती है। सपोज डैट करो आपका लोटस अकेडमी स्कूल है, ये कोई इमेजिनेशन में नहीं बना है, जिसने इसको फॉन्ड किया है उन्होंने पहले एक तस्वीर अपने दिमाग में बनाई होगी। जिस दिन मेरे पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा होगा, मेरे पास रिसोर्सेस होंगे, मेरे पास संसाधन होंगे, उस दिन मैं एक ऐसा स्कूल बनाऊंगा जो डबल स्टोरी, 3 स्टोरी या 4 स्टोरी होगा। यहाँ पर लाउंज होगा, यहाँ पर मेरा फी काउंटर होगा, यहाँ ये प्रिंसिपल रूम होगा। ये उन्होंने पहले से डिसाइड किया होगा। जब वो बनवाएंगे, जब उसका कंस्ट्रक्शन होगा, तो वो कंस्ट्रक्शन उनके विचारों का कंस्ट्रक्शन होता है। फ्रेडरिक सोरियो के मन में बहुत समय से विचार चल रहा था, मैं अपने फ्रांस को राष्ट्रता की भावना भरने के लिए, फ्रांस को आगे बढ़ाने के लिए, फ्रांस को आज़ाद करने के लिए मैं कुछ पॉइंट को प्रदर्शित करूं। तो उन्होंने उनका चित्र बनाया, जो उनके विचार थे उसका उन्होंने चित्र बनाया। और चित्र क्या था, ड्रीम ऑफ वर्ल्ड। एक ऐसी दुनिया का उन्होंने ख्वाब देखा था कि जहां पर डेमोक्रेटिक प्रजातंत्र हो एंड सोशल रिपब्लिक, और गणतंत्र हो, सामाजिक, यानी कि जहां हर व्यक्ति समान समझा जाए। जहां फ्रेडरिक सोरियो ने एक सपना दिखाया दुनिया को कि मैं एक ऐसे देश की कल्पना करता हूं कि जहां हर व्यक्ति आज़ाद हो, जाति, धर्म, मजहब के आधार पर कोई बंधन ना हो, लोगों को व्यवसाय चुनने का, लोगों को अपने रहन सहन का, सभी प्रकार की आज़ादी उनको मिलनी चाहिए, ऐसा उन्होंने विचार दिया। और समानता का सबसे व्यवहार किया जाए, राष्ट्र की नज़र में, देश की नज़र में कोई ना छोटा हो ना कोई बड़ा हो। Neither is big nor small in the eyes of country, in the eyes of constitution. Frederick Sorio was the first man who printed these ideas and visualized, and everybody appreciated very much and said that absolutely these ideas are acceptable. स्वीकार करने योग्य हैं आपके विचार। जब उन्होंने कहा मैं फ्रांस को एक ऐसा देश बनाना चाहता हूं जहां किसी प्रकार का भेद ना हो, जाति धर्म के आधार पर सभी को बराबर के राइट्स हों, एक डेमोक्रेटिक हो, व्यक्तियों के द्वारा वहां का जो हेड पर्सन चुना जाए, हेड ऑफ द कंट्री शुड बी इलेक्टेड बाय द
पीपल, कॉमन पीपल, नॉट द अरिस्टोक्रेटिक पीपल। उन्होंने कहा था कि जिस देश का मुखिया, जिस देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति किसी एक समाज विशेष से ना चुना जाए, बल्कि उस देश में रहने वाले तमाम प्रकार की जनसंख्या, चाहे वो शिक्षित हो या अशिक्षित हो, चाहे वो रिच हो या पुअर हो, चाहे वो किसी भी क्लास को बिलोंग करती हो, किसी भी वर्ग को बिलोंग करती हो, उन सबको राइट मिले, सब इक्वलिटी पर हो, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये उन्होंने आइडिया दिया। स्टूडेंट्स बहुत पसंद आया लोगों को। उन्होंने कहा इससे पहले